खुद को आजमाते आजमाते बदल गई जिंदगी, जुनून की आग जलाते जलाते बदल गई जिंदगी। अरे खुद को आजमाते आजमाते बदल गई जिंदगी, जुनून की आग जलाते जलाते बदल गई जिंदगी। सब सोचने लगे तू पागल हो जाएगा, ये देख पसीना बहाते बहाते बदल गई जिंदगी। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी दीपक जीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और जिस प्रकार से हम लोग एक तरह से जीएस की श्रृंखला को लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, झारखंड विशेष को पढ़ाया जा रहा है। आज उसी कड़ी में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत विस्तारित तरीके से एक तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसमें विस्तारित तरीके से बिहार के जीएस को नहीं पढ़ाया गया है। और यही कारण होता है कि हमारे जो बिहार के एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी होते हैं, उन अभ्यर्थियों को एक विशेष एक तरह से मिल नहीं पाता है माहौल कि किस प्रकार से हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार से पढ़ें और अच्छा से अपना प्रिपरेशन कर पाए। तो आज उसी कड़ी को देखते हुए हम लोग उसी दिक्कत को देखते हुए, दिक्कत को महसूस करते हुए हम लोग बिहार श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। और ये लगभग 20 से 25 वीडियो में आपका समाप्त होगा और बहुत बेहतरीन होगा। आप इसका नोट्स बनाते जाएँ और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अपना प्रिपरेशन करते जाएँ। ये बीपीएससी तक कारगर होगा, आप निश्चिंत रहें, बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग मैप के सहारे समझेंगे, बिहार की श्रृंखला को समझेंगे कि किस प्रकार से आज बिहार का भौगोलिक परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, कि बिहार का भौगोलिक परिचय क्या है। और साथ साथ में थोड़ा सा पॉलिटिकल परिचय के बारे में भी जानेंगे। बिहार के भौगोलिक परिचय के साथ साथ थोड़ा सा पॉलिटिकल परिचय में जाएंगे। आमतौर पर जब हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे तो उसमें भी पॉलिटिकल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आमतौर पर हम लोग अभी बिहार के थोड़े सा पॉलिटिकल के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, कि बिहार का पॉलिटिकल तरीका क्या है, बिहार में पॉलिटिकल व्यवस्था किस प्रकार से है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और भौगोलिक तरीका को तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांश आप जानते होंगे कि अक्षांश किसको कहा जाता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको विश्व भूगोल का, कि अक्षांश हॉरिजेंटल लाइन को कहते हैं, क्षैतिज रेखा को कहते हैं पृथ्वी पर, और ऊर्ध्वाधर लाइन को जो कहते हैं वो देशांतर कहा जाता है। अक्षांश का प्रयोग मौसम विज्ञान को जानकारी के लिए हुआ था, और देशांतर का प्रयोग किसके लिए हुआ था, तो देशांतर का प्रयोग समय के मापन के लिए हुआ था, कि कहाँ का समय किस प्रकार से होगा, इसके मापन के लिए हुआ था। तो आइए जानते हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अगर हम बात करें बिहार के अक्षांशीय विस्तार के बारे में, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट तक है, 31 मिनट तक है। और अगर बिहार का देशांतरीय विस्तार का बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर लगभग 88 डिग्री 17 मिनट तक है दोस्तों, है ना। ये 2 पॉइंट आपको बड़ा बेहतर तरीके से याद रखना है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक, तो 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट तक, और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट तक है। अगर बात करें बिहार के आकार की, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि बिहार का आकार किस प्रकार से है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि अगर एक राउंड फिगर में बनाया जाए बिहार को, तो बिहार का आकार एक तरह से आयताकार है। बिहार का आकार अगर बात करें, है ना। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 94.16 लाख हेक्टेयर है ना। लगभग कितना, 94.16 लाख हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल है, अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए। अब देखिए, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। अगर टोटल लंबाई की बात करें एक तरह से, है ना, तो बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो लगभग 345 किलोमीटर, है ना। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर, और बिहार के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 483 किलोमीटर है दोस्तों, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये
कि बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 और बिहार के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर है। ये कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें दोस्तों तो हमारा बिहार जो है वो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद आपका ये बिहार हो जाएगा, है ना, कि जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य भारत में। और अगर क्षेत्रफल के आधार की बात करें तो लगभग क्षेत्रफल के आधार पर 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों जो लगभग भारत के 2.86 भूमि प्रतिशत को शेयर करता है, यानी भारत का भूमि का लगभग बिहार के पास 2.86% है भारत के भूमि का, है ना। अब आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बिहार के भौगोलिक संरचना की। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बिहार, उसके बाद पॉलिटिकल में थोड़ा सा चलेंगे हम लोग। बिहार के भौगोलिक संरचना की अगर बात करें तो बिहार का भौगोलिक संरचना को अगर आप देखिएगा तो एक तरह से हम लोग दो भागों में इसके भौगोलिक संरचना को बांट सकते हैं। एक तो शिवालिक और तराई का मैदान, अगर इन इलाकों को देखिएगा आप, यानी कि एक तरह से कह दीजिए आप उत्तर बिहार के हिस्से को देखिएगा तो एक तरह से ये शिवालिक का तराई हिस्सा। और दूसरे भाग में हम लोग बांटेंगे गंगा का मैदानी भाग जो गंगा के द्वारा निर्मित है। ऐसे आप जानते ही हैं बिहार के बारे में कि बिहार में गंगा 12 जिलों से होकर गुजरती है। लगभग गंगा बक्सर से प्रारंभ करती है, बक्सर से एंट्री करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बक्सर से गंगा प्रारंभ करती है और इस तरह से होते 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 गंगा 12 जिलों से गुजरती है दोस्तों। और 12 जिलों से गुजरते हुए ये कटिहार के रास्ते कहाँ निकल जाती है, फिर से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और पश्चिम बंगाल में अपना बंगाल की खाड़ी में जल गिराएगी। तो लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है गंगा और 2 बराबर भागों में बांटती है बिहार को गंगा। तो गंगा का लगभग जितना भी जलोढ़ मिट्टी है, या तो खादर मिट्टी या बांगर मिट्टी का बात करें दोस्तों, तो जलोढ़ मिट्टी का जो सर्वाधिक हिस्सा है वो बिहार के इन्हीं इलाकों में पाया जाता है ना। तो इस तरह से अगर हम भौगोलिक परिचय का बात कर ले इसका, तो इसके भौगोलिक परिचय को हम लोग लगभग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक शिवालिक का तराई इलाका, शिवालिक का तराई इलाका, और दूसरा गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग, है ना। अगर हम शिवालिक के तराई इलाके की बात करें दोस्तों तो लगभग ये 932 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। लगभग 932 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है शिवालिक का तराई इलाका का बात करें। अगर इसका बात करें गंगा के मैदान की तो लगभग 45,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। इसीलिए बिहार में खेती बड़ा अच्छा होती है। यहाँ की मिट्टी उर्वरक है, जलोढ़ मिट्टी है, बिहार में खेती बड़ा अच्छा होती है। अगर हम गंगा के मैदानी हिस्से को बांटें, गंगा के मैदानी हिस्से की बात करें तो ये 45,000 किलोमीटर जो है एक तरह से ये भूमि शेयर करती है। बिहार में 45,000 किलोमीटर स्क्वायर गंगा का मैदानी भाग है। और शिवालिक का बात करें तो ये ज़्यादा नहीं है, तो 932 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन इसी में दोस्तों रामनगर दून, इसी के अंतर्गत रामनगर दून, रामनगर दून, सुमेश्वर घाटी क्षेत्र, सुमेश्वर क्षेत्र और दून घाटी स्थित है। सुमेश्वर क्षेत्र और दून घाटी स्थित है। अगर हम बात करें रामनगर दून की और सुमेश्वर क्षेत्र की तो आपको बड़ा अच्छा से यहाँ पर याद रखना है, आपको बड़ा अच्छा से यहाँ पर याद। अगर रामनगर दून की बात करें दोस्तों तो रामनगर दून का अगर बात करते हैं तो रामनगर दून ज़्यादा इलाका में फैला नहीं हुआ है। इसकी सबसे अधिकतम ऊंचाई है लगभग 240 मीटर, है ना। ऐसे भी आप जानते हैं कि बिहार जो है वो मैदानी इलाका है गंगा का, और मैदानी इलाका है गंगा का तो जाहिर सी बात है उतने बड़े बड़े पहाड़ियाँ नहीं होंगी यहाँ पर, है ना। लेकिन फिर भी आप आइए सुमेश्वर घाटी क्षेत्र में जाते हैं, सुमेश्वर क्षेत्र में जाते हैं तो सुमेश्वर क्षेत्र जो है दोस्तों वो लगभग त्रिवेणी नहर से, कहाँ से ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है, त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी तक फैला हुआ, भिखना
ठोरी तक फैला हुआ है। त्रिवेणी नहर से भिकना ठोरी तक फैला हुआ है ये। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, एक तरह से सुमेश्वर चोटी ही है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाएगा तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी 874 मीटर ही है, जिसको सुमेश्वर चोटी बोलते हैं दोस्तों। और दून घाटी का अगर बात करें, है ना, तो दून घाटी उतना ज़्यादा फैला नहीं हुआ है। इसे हरहा घाटी क्षेत्र भी बोला जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको कौन सा घाटी क्षेत्र, हरहा घाटी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कि हरहा घाटी क्षेत्र के नाम से बिहार के किस घाटी को जाना जाता है, तो दून घाटी क्षेत्र को। इसमें कई दर्रे हैं, जैसे सुमेश्वर दर्रा सुमेश्वर क्षेत्र में सुमेश्वर दर्रा, भिकना ठोरी दर्रा और मरवात दर्रा, है ना। सुमेश्वर दर्रा, भिकना ठोरी दर्रा और मरवात दर्रा बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, तो एक तरह से शिवालिक क्षेत्र का हिस्सा है, जो सुमेश्वर घाटी क्षेत्र में आता है। सुमेश्वर घाटी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो त्रिवेणी से लेकर के भिकना ठोरी तक फैला हुआ है दोस्तों। ये तो हम लोगों ने बात की। अच्छा हाँ, कि गंगा के मैदान की अगर बात करें तो गंगा का मैदान का क्षेत्रफल कुल लगभग 45,000 किलोमीटर है। और 45,000 किलोमीटर गंगा का क्षेत्र का अगर बात करें तो ये लगभग 45,000 किलोमीटर क्षेत्र को ही गंगा क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की बहुत ज़्यादा बहुलता पाई जाती है। ये जब हम बिहार की मिट्टियों को चर्चा करेंगे तो उस समय आपको इस बात की चर्चा करेंगे दोस्तों, है ना। अब आइए थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ में चलते हैं कि बिहार के पॉलिटिकल एक तरह से भौगोलिक परिचय तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं और भौगोलिक हिस्सा हम लोग देखे भी कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हरहा नदी घाटी क्षेत्र क्या है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सुमेश्वर चोटी 874 मीटर की है। त्रिवेणी से भिकना ठोरी तक सुमेश्वर क्षेत्र फैला हुआ है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर बहुत अच्छा से आपको ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आइए जानते हैं हम लोग कि किस प्रकार से पॉलिटिकल इसका विभाजन हुआ। तो अगर हम बिहार की बात करें तो थोड़ा सा चलते हैं इतिहास में। तो बिहार का निर्माण 22 मार्च 1912 से माना जाता है। लगभग बढ़ तो गया था 1911 में, ये जब दिल्ली दरबार का गठन हुआ था, लेकिन इसको लागू किया गया आप जानते हैं 1 अप्रैल 1912 से। तो 1912 से ही बिहार का गठन माना जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया भी जाता है दोस्तों। अगर बिहार के वर्तमान की बात करें तो बिहार में अभी वर्तमान में लगभग कुल 9 प्रमंडल हैं। वो 9 प्रमंडल आपको दिख रहे होंगे, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। बिहार में लगभग कुल 9 कितने हैं प्रमंडल हैं। और उन प्रमंडलों के अंतर्गत दोस्तों लगभग 38 जिले आते हैं। बिहार में अगर जिलों की संख्या की बात करें हम लोग तो बिहार में 38 जिले हैं। और वो 3800 जिले किस किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से प्रमंडल के अंतर्गत हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा, है ना। इसके बारे में जानना होगा और इसके बारे में जान करके आपको बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ से जानकारी मिलेगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जानिएगा कि सारण प्रमंडल के अंतर्गत गोपालगंज, सारण, सिवान, आप मैप में अगर देख सकते हैं तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत दोस्तों गोपालगंज, सिवान और सारण ये 3 जिले आते हैं। तिरहुत के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली आते हैं। जैसे देखिए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। अगर बात करें कोसी प्रमंडल के अंतर्गत तो लगभग जहाँ से कोसी का विस्तार है बिहार में वही क्षेत्र है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। आप यहाँ से देख सकते हैं सुपौल, मधेपुरा और सहरसा को। और अगर पूर्णिया क्षेत्र का बात करें पूर्णिया प्रमंडल का तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। देखिए अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार एक तरह से देखिए जो प्रमंडल का विभाजन होता है कमिश्नरी ही कहा जाता है इसको। तो ये सामने सामने के जिलों को मिलाकर ही किया जाता है ताकि प्रशासन अच्छा से किया जा सके। और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये जानना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसको अच्छा से नोट्स बनाते चले और पढ़ते चले, है ना। पटना प्रमंडल का अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जिले इसी में है दोस्तों, लगभग बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, है ना। देखिए बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा हो गया और एक तरह से भोजपुर तो बता ही दिए, पटना, नालंदा, कैमूर के बारे में हम लोग चर्चा करें ही, है ना। कैमूर वही रोहतास वाला इलाका कैमूर में आता है, आप देखिएगा
ये हो गया। उसके बाद अगर पटना के बाद मगध की बात करें तो गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद। आप यहाँ पर देखिएगा सभी सटे हुए हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल, ये 5 ज़िले आते हैं। मुंगेर प्रमंडल का बात करें तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया, है ना। मुंगेर का अगर बात करें तो यहीं से आपको मिल जाएगा, जमुई मिल गया, मुंगेर मिल गया, बेगूसराय मिल गया, खगड़िया मिल गया, लखीसराय मिल गया। ये सारे इलाके किस में आते हैं? मुंगेर में। अगर भागलपुर प्रमंडल की बात करें तो भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका। ये चीज़ को जानते चलिए, प्रमंडल के आधार पर ज़िले बटे हुए हैं। अगर बात करें बिहार में कितने प्रखंड हैं तो बिहार में लगभग 534 प्रखंड हैं दोस्तों। प्रखंडों की संख्या कितनी है बिहार में? लगभग 534 है। आप वीडियो पॉज कर करके इसका नोट्स बनाते चले, और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव एक तरह से पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत ही डिफाइन करके पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप समर्थन करें और लोगों के पास शेयर भी करें और बहुत बेहतर तरीके से समर्थन करें। आप यहाँ पर देखिएगा कि बिहार में लगभग 534 प्रखंड है। अगर अनुमंडलों की बात करें, सब डिवीज़न की बात करें तो 101 अनुमंडल हैं। और अगर गाँवों की बात करें दोस्तों, है ना, अगर हम लोग गाँवों की बात करते हैं, विलेजेस की बात करते हैं तो लगभग 45,103 विलेजेस पाए जाते हैं हमारे बिहार में। और ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा जानना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है वो सिलेक्शन के लिए नहीं बना है, कंपटीशन रिजेक्शन के लिए बनता है। आपसे क्या पूछा जाएगा इसका आपको भी अंदाज़ा नहीं है, और बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से आप जानते चले और अच्छा से इसको समझते चले दोस्तों, है ना। राज्य के 9 प्रमंडल के बारे में जाने। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त क्या पूछा जाता है यहाँ से, है ना, कि बिहार के कौन कौन से ज़िले जो लगते हैं वो किस किस राज्य से लगते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बिहार का चौहद्दी जानना होगा। तो आप बिहार का चौहद्दी देख ही रहे हैं। उत्तर में नेपाल है बिहार के, दक्षिण में झारखंड है बिहार के, पूरब में पश्चिम बंगाल है बिहार के, और दक्षिण इधर पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। अगर बात करें कि नेपाल से लगने वाले, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेपाल से लगने वाले कितने ज़िले हैं बिहार के, तो आइए देखते हैं कौन कौन से। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 ज़िले नेपाल से लगते हैं बिहार के, है ना। अगर बात करें झारखंड से लगने वाले ज़िलों में दोस्तों, तो झारखंड से लगने वाले ज़िलों में रोहतास हो जाएगा आपका, औरंगाबाद हो जाएगा आपका, गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार का कुछ हिस्सा भी लगता है ना। अगर उत्तर प्रदेश से लगने वाले ज़िलों में बात करें तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, ये, और कैमूर के साथ फिर रोहतास भी लगेगा, थोड़ा सा रोहतास भी लगता है उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ। अगर पश्चिम बंगाल के साथ लगने वाले ज़िलों की बात करें तो भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और कुछ हद तक अररिया का क्षेत्र भी पश्चिम बंगाल की सीमा से टच करता है दोस्तों, है ना। ये आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और लगभग मैंने जितने भी चीज़ें थी जो आपको भौगोलिक परिचय में पढ़ना था, जैसे कि रामनगर दून के बारे में, सुमेश्वर क्षेत्र के बारे में, दून घाटी के बारे में आप अच्छा से याद रखिएगा कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो 874 मीटर की है बिहार की सबसे ऊंची चोटी, सुमेश्वर क्षेत्र में पाई जाती है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको चर्चा मिलेगी। अगर बात करें बिहार के लोकसभा क्षेत्रों की, तो बिहार में लगभग 40 लोकसभा क्षेत्र है, 16 राज्यसभा क्षेत्र है। आप नोट डाउन करते चले, बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र, 16 राज्यसभा क्षेत्र। इसके अलावा विधानसभा का सीटों की संख्या 243, विधान परिषद के सीटों की संख्या दोस्तों 75। ये आपको चारों चीज़ याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद अगर बात करें कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों, तो पीपल का पेड़, महाबोधि वृक्ष, महात्मा बुद्ध को जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही पीपल का पेड़ हमारे बिहार का राजकीय वृक्ष है। आपको बेहतरीन तरीक़ा से याद रखना है। बाकी आप जानते ही हैं कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो जयराम दौलत राम थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। खैर ये पॉलिटिकल में भी चर्चा किए जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है।
बाकी बिहार के परिचय से संबंधित मैंने परिचय दे दिया। और आप कोशिश करें पढ़ने के दौरान कि बिहार का मैप आप अच्छे से याद कर लें कि कौन सा राज्य कहाँ है। जब मैं मिट्टी वगैरह नदी वगैरह पढ़ाऊँगा तो उसको बहुत अच्छा से आपको तैयार करना होगा, है ना। अभी हम लोग बिहार का भूगोल स्टार्ट किए हैं, बिहार के इतिहास, बिहार का कला संस्कृति, हर चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, शेयर ज़रूर करें और समर्थन करें, है ना। आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।